अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह 19 जुलाई की सुबह पूरे मुल्क में हमें एक मरतबा फिर कश्मीरियों के साथ यकजहती का सबूत देना है। 19 जुलाई यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया जाता है कश्मीर में, और आज तमाम कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। और यौम इल्हाक़ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर हमें 19 जुलाई 1947 की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान के क़याम से क़ब्ल ही कश्मीरियों ने यह फ़ैसला सुना दिया था, यह करारदाद मंजूर कर ली थी कि हमें पाकिस्तान का साथ देना है, हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, हम हिंदुस्तान के साथ शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद से लेकर आज तक जिस तरीके से भारत की तरफ से कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है और कश्मीरी जो अवाम है उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो सब के सामने हैं। कश्मीर के जो लोग हैं, अगर हम इस वक्त उनके जज्बात की तर्जुमानी करें, कश्मीर की जो माएँ हैं, कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो जवान हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें आज़ादाना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक वो ये चुनें कि उन्हें कहाँ रहना है। वो किसी ऐसे मुल्क के साए तले नहीं रहना चाहते कि जो कि अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरियों को कत्ल कर चुका हो। और अभी कल ही की बात है, कल ही की न्यूज़ अगर आप देखें तो 4 नौजवान भारतीय फ़ोर्सेस की जानिब से शहीद किए गए हैं, उनकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों में शहीद किए गए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 ये मोदी सरकार ने, भारतीय हुकूमत ने अपने हिंदुत्व के नज़रिए के तहत इनको ख़त्म किया और कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया। अब देखना यह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, क्योंकि अगस्त में बाकायदा तौर पर इस चीज़ की समाअत शुरू होने जा रही है कि क्या ये जो आर्टिकल्स थे ख़त्म किए गए थे, ये सही किए गए थे या नहीं। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है पूरे हिंदुस्तान में, वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत की जो अदालतें हैं, भारत की जो तमाम इदारे हैं, वो किस तरीके से हिंदुत्व को फेवर कर रहे हैं एक लीडर के नज़रिए के तहत। और वो लीडर है उनका नरेंद्र मोदी। उस लीडर के नज़रिए के तहत उसकी जो बर्बरियत है, उसका जो जुल्म है मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर, तमाम अक़लियतों पर, उसको सपोर्ट किया जा रहा है तमाम इदारों की तरफ से। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट करता क्या है। लेकिन आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान है और हम कश्मीरियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हर महाज पर उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और जिस तरीके से कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान का अटूट अंग है कश्मीर, कश्मीर दिल है, अटूट अंग का जो है वो तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं भारत वाले कि जी कश्मीर अटूट अंग है। तो आज मैं यहाँ पर वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारा भी अटूट अंग है कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का दिल है, कश्मीर पाकिस्तानियों की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। और कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो ये था जी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात। और यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से आपको भी ज़रा जाकर देखना चाहिए। गूगल पर थोड़ा सा इंटरनेट पर जाइए, मेहनत कीजिए, देखिए कि कश्मीर का मामला कैसे कैसे उसकी तारीख़ में क्या क्या होता रहा, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स आए जिन्होंने कश्मीर के लिए काम किया, कश्मीर कॉज़ के लिए काम किया और पाकिस्तान को उन्होंने फेवर किया। अपनी भी मालूमात बढ़ाइए इस हवाले से और अपने घर वालों की भी मालूमात बढ़ाइए, क्योंकि ज़ाहिर तारीख़ हमें बार बार पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए, जब भी वो हमारे दिल में ज़िंदा रहती है। आइए चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा, पाकिस्तान IMF मुआहदे की तफसीलात जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में मरगला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से ज़्यादती की कहानी झूठी निकली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 4 माह तक बग़ैर टैक्स दिए अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे, पोर्टल का आगाज़ हो गया। सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी, गाल टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। एशिया कप के मामला तय, फाइनल को बारिश से बचाने के लिए रिजर्व डे, शेड्यूल का ऐलान आज होगा। दुनिया शदीद गर्मी की लहरों में इजाफे का सामना करने की तैयारी कर ले, अक़वाम मुत्तहिदा। कनाडा के जंगलात में 500 से ज़ायद मुकामात पर लगी आग बेकाबू। कैपिटल हिल हमला केस, ट्रंप ने गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया।
और अमरीकी फ़ौज की लाखों हसास ईमेल्स गलती से रूस के इत्तेहादी मुल्क माली को भेज दी गईं। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और अब बात करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की कि दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मस्जिदुल हराम में तब्दीली ग़िलाफ़ काबा की रूह परवर तकरीब हुई और यकम मुहर्रम को तब्दीली ग़िलाफ़ काबा किया जाता है। स्याह रंग का जो ग़िलाफ़ काबा है उस पर आयात मुबारका के 54 सुनहरी हिस्से भी शामिल होते हैं और किंग अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स से ग़िलाफ़ काबा को खुसूसी ट्रकों के ज़रिए बैतुल्लाह शरीफ लाया गया और किस्वा फैक्ट्री के जो हुक्काम हैं उन्होंने ग़िलाफ़ काबा हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामी उमूर के सरबराह अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के हवाले किया। तब्दीली की जो तकरीब थी, ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की तकरीब बाद नमाज इशा शुरू की गई और किस्वा फैक्ट्री है उसके माहिर कारीगर ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली में शरीक हुए और हज़ारों उम्रा ज़ायरीन और नमाजी भी इस रूह परवर तकरीब में शामिल थे। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सिफारती अफसरान भी ग़िलाफ़ काबा की तकरीब देखने के लिए मौजूद रहे और इंतज़ामिया किस्वा फैक्ट्री के मुताबिक ग़िलाफ़ काबा मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल है और किस्वा की जो लंबाई है वो 50 फ़िट है, चौड़ाई तकरीबन 40 फ़िट है, 35 से 40 फ़िट है। ग़िलाफ़ काबा का वज़न है तकरीबन 850 किलोग्राम और इसकी तैयारी में 25 मिलियन रियाल लागत आती है। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की जो तकरीब है वो फ़जर तक जारी रही और तकरीबन 700 किलोग्राम इसमें खालिश रेशम, 300 किलोग्राम कॉटन, 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तैयारी में स्याह रंग का ये ग़िलाफ़ काबा जो है वो हम सब की मोहब्बतों का मरकज़ है और ये एक बड़ी रूह परवर तकरीब होती है कि जब यकम मुहर्रम को ये सिलसिला किया जाता है, ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया जाता है और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये एक यूनिक मोमेंट होता है जिसको आप कहें, तो हमें भी आपको भी ये दिन देखना नसीब फरमाए। कभी ऐसा हो कि हम वहाँ पर मौजूद हों और ये सारी एक्टिविटी जो है ये हमारे सामने हो रही है और हम भी देखें जी। तो ग़िलाफ़ काबा की तकरीब हुई, उसके कुछ विजुअल्स आपके सामने हैं, कुछ तस्वीर आपके सामने हैं, देखिए और उस जगह की यादों में खो जाइए। माशाल्लाह, क्या बात है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और ख़बरों की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्रिकेट का मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है जी। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, ये दूसरा जो टेस्ट मैच है इसका तीसरा दिन था और कल आपने देखा कि किस तरीके से सऊद शकील ने बहुत ही शानदार डबल सेंचुरी बनाई और डबल सेंचुरी तो खैर उनकी इनिंग की हाईलाइट तो थी डबल सेंचुरी, लेकिन उस डबल सेंचुरी के अलावा जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो तो एक पूरी लिस्ट है कि जो इन्होंने बनाई है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन आज अब चौथे दिन का खेल है। अब देखते हैं कि ये जो मैच है क्या ये पाकिस्तान के तरफ झुकता है या नहीं, क्योंकि 100 रन से ज़ायद की बढ़तरी और उसके बाद अब सेकंड इनिंग शुरू की है श्रीलंका ने और सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका के 14 रन्स और कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश का मामला चल रहा है, जैसे कि इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है, शदीद बारिश हुई। रावलपिंडी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डूब ही गया है। तो इस मैच में भी पहले दिन ही बारिश हुई, दूसरे दिन भी बारिश हुई और आज भी बारिश की वजह से मैच जो है वो ज़रा देर से शुरू होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि पहली इनिंग में श्रीलंका ने बनाए 312 रन और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 461 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 14 रन्स बनाए हैं श्रीलंका ने और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। सऊद शकील हाईलाइट ऑफ द मैच, कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। 19 चौकों की मदद से 208 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेली। नॉट आउट रहे, पाकिस्तान को पहली इनिंग में 149 रन्स की बढ़तरी उन्होंने दिलाई। अच्छा, जब उन्होंने 141 रन्स बनाए तो वो पाकिस्तान की तरफ से 11 इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। सुनील गावस्कर और डॉन ब्रैडमैन के बाद पहले 6
टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वो ज़हीर अब्बास के बाद दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर खेले गए पहले टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बना डाली है। फिर टेस्ट क्रिकेट की 150 साल की तारीख के वो 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में एक निस्फ सेंचुरी लाजमी बनाई है। दुनिया के वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपनी तमाम 11 इनिंग्स में 30 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो ये है जी सऊद शकील के रिकॉर्ड्स एंड वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक कि जी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते रहें। और इसी तरीके से क्योंकि टेस्ट बैटिंग जो है वो वाकई जिस तरह उसका नाम है ना टेस्ट होता है, वो इंसान के नर्व्स का, इंसान की स्ट्रेंथ्स का और इंसान की स्किल्स का और उसकी विल का। तो सऊद शकील ने प्रूव कर दिया है कि जी ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और किस्मत इन पर बड़ी मेहरबान भी है और इनका अपना भी जो टैलेंट है वो सर चढ़कर बोल रहा है उसका जादू। अच्छा, किस्मत की जहाँ तक बात है तो आपको अगली स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। और किस्मत जब कहते हैं ना किसी पर मेहरबान हो गई तो उसके लिए एक मामूली सा बहाना भी काफ़ी होता है। और यही कुछ 2016 में हुआ था। एक चाय बनाने वाले की तस्वीर हम सब ने देखी थी सोशल मीडिया पर, वो तस्वीर वायरल हुई, कामयाबियों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। ये था जी अरशद चाय वाला। 2016 में उसने शोहरत हासिल की थी, फिर उसके बाद वो मॉडलिंग और अदाकारी के शोबे में आ गए थे, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने चाय वाले जो कैफ़ेज़ हैं वो खोलना शुरू कर दिए थे। अब लंदन में उन्होंने जी एक कैफ़े खोल लिया है और ये कैफ़े जो है ये उन्होंने ईस्ट लंदन का इलाका है एल्फर्ड लेन, वहाँ पर खोला है। और इस इलाके में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया गया है कि इसमें बर्रे सग़ीर की आपको सकाफ़त पूरी तरीके से उजागर होती हुई नज़र आएगी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे भी इस तरह के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ इस तरह के चाय खाने हैं जहाँ पर आप जाएं तो आपको वो एक पूरा कल्चरल वाइब वहाँ पर मिलता है। तो ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया है जी ईस्ट लंदन में चाय वाला ने, अरशद चाय वाला। किस्मत इन पर मेहरबान हुई और उसके बाद अरशद चाय वाला जो है वो मशहूर होते चले गए और कमाल इन्होंने काम किया है जी। अगली स्टोरी एक और खेल के मैदान में आपको लेकर चलते हैं, लेकिन इस मरतबा किसी खिलाड़ी की बात नहीं करेंगे। विंबलडन चैम्पियनशिप, टेनिस चैम्पियनशिप इस वीकेंड पर हो रही थी, फाइनल उसका ख़त्म हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से जोकोविच उसके अंदर हारे और 20 साल का एक खिलाड़ी उसने ये टूर्नामेंट जीता और एक यूँ कह लीजिए कि नई तारीख़ उस लड़के ने रकम कर दी। अच्छा, अब विंबलडन में एक तो ये हुआ कि विंबलडन में दरमियान में जब खेल चल रहा था तो जोकोविच जो थे वो गुस्से में आ गए, उनके पॉइंट्स नहीं बन रहे थे, उन्होंने रैकेट जो है वो तोड़ दिया अपना। $8,000 का उन पर जुर्माना हुआ है। बहरहाल ये तो खैर हमने आज खिलाड़ियों की बात नहीं करनी, आज मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ। और बेसिकली विंबलडन में जो होने वाले टेनिस के मुकाबले हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टेनिस कोर्ट्स में होने वाले खेलों में कबूतरों की जो मुदाखलत थी वो रुकावटें डालती थी। अब ये जो कबूतरों की मुदाखलत थी इसको रोकने के लिए 2008 में एक उकाब रखा गया था और इस उकाब को नाम दिया गया था रफ़स। अब ये जो उकाब है इसको कबूतर भगाते हुए 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। रफ़स जो है बेसिकली ये एक अमरीकी उकाब है और इस साल एक मादा उकाब का भी साथ इसको मुयस्सर हो गया, लेकिन ये कि अभी ज़ाहिर है वो तरबियत के मराहिल में गुजर रही है किस तरीके से परिंदों को ये मैचेस डिस्टर्ब करने से रोकना है। अगले बरस आप देखेंगे ये दोनों उकाब एक साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो 2012 में रफ़स गुम भी हो गया था, लेकिन 3 दिन के बाद वापस आ गया था और उसके बाद ये मुसलसल परिंदों को टेनिस कोर्ट से दूर रखने के काम में मसरूफ़ है। तो ये देखिए कि ये इंसान किस तरीके से उकाबों को भी सधा कर और उनको ट्रेन करके और ये अपने काम ले रहा है और उसकी इसी की वजह से ये जो स्पोर्ट्स का इवेंट है विंबलडन का ये बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलवी रियासत है विक्टोरिया, वहाँ पर मुनक्किद होने हैं, लेकिन अब रियासत के जो हुक्काम हैं वो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं करेंगे ये टूर्नामेंट अपने यहाँ पर, ये हम गेम्स नहीं करवाएंगे। और उनके जो सरबराह हैं विक्टोरिया रियासत के सरबराह डैनियल एंड्रयूज़, उन्होंने इस बात का ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका कहना ये था कि अब कॉमनवेल्थ गेम्स के इनेकाद पर बुनियादी तौर पर हमें 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स का अखराजात का हमने तखमीना लगाया था, लेकिन अब ये अखराजात $7 अरब तक पहुँच गए हैं।
और 7 अरब डॉलर का इंतज़ाम रियासत नहीं कर पा रही है। और उन्होंने एक और बात भी की, बड़ी अहम बात है, और ये अहम बात ऐसी है कि जिस पे हम सबको कान धरने चाहिए, हमारे हुक्मरानों को ख़ास तौर पर कान धरने चाहिए। उन्होंने ये कहा, डैनियल एंड्रयूज़ ने, कि हम अस्पतालों और स्कूलों के फ़ंड्स को खेलों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, यानी कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, ये गेम करवाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी बात है। ये गेम्स होते हैं तो यहाँ पर बहुत एक्टिविटी होती, कमर्शियल एक्टिविटी भी होती, टूरिस्ट एक्टिविटी भी होती, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। और हम ये नहीं कर सकते कि हम स्कूलों का बजट निकालें, सेहत का बजट निकालें और उस बजट को निकाल के हम उससे ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर दें। तो ये चीज़ ज़रा हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें तो हर जगह जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं, हमें तो हर जगह जाकर मांगना पड़ता है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम जहाँ कहीं जाते हैं लोग कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरों पर लिखा हुआ आ जाता है कि लो जी आ गए, मांगने वाले आ गए। तो ये मांगना जो है वो हम ख़त्म कैसे करेंगे? जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमें किस जगह पर कितने पैसे खर्च करने हैं, कौन सी जगह पर पैसे खर्च करने चाहिए और कौन सी जगह पर पैसे खर्च करना इतना ज़रूरी नहीं है। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस सामने आते हैं, हुकूमत के भी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के भी, जिनको देखकर इंसान सोचता है कि यार ये किसी ढंग की जगह पर आप खर्च कर देते। बहरहाल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो फेडरेशन ने इस फैसले पर बड़ा मायूसी का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि जी हम तो चाहते थे कि ये गेम्स विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन अब नहीं है, तो देखते हैं कि वो क्या इसका ऑल्टरनेट निकालते हैं। अच्छा, हॉलीवुड की तरफ आपको फिर लेकर चलते हैं। हॉलीवुड, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, हम सब जानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बहरान का शिकार है और तारीख़ी बहरान का सामना कर रही है। और इस बहरान का आगाज़ हुआ था स्क्रीन राइटर्स और अदाकारों की हड़ताल से, और कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है। हड़ताल करने वालों की तादाद 1,60,000 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज़ का काम रुक गया है। एक शो है जिसकी शूटिंग वहाँ पर चल रही है और वो जो है वो कोई फेथ बेस्ड सीरीज़ है, कोई रिलीजियस सीरीज़ है, उसकी शूटिंग जो है वो चल रही है। उसके अलावा और किसी चीज़ की शूटिंग नहीं हो रही है। वहाँ पर तमाम शोज़ का और फिल्मों का काम रुक गया है और हड़ताल की वजूहात में तनख्वाहें, फिर काम करने के हालात, फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के मामलात और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें हैं जिनके हवाले से हड़ताल की जा रही है। अच्छा, बहुत सारे अदाकार भी इसमें शामिल हो गए हैं। बड़े मशहूर अदाकार हैं हॉलीवुड के जी, जॉर्ज क्लूनी, और जॉर्ज क्लूनी ने इस हड़ताल को हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है उसका अहम मोड़ करार दिया है। फिर ब्रायन कॉक्स, वो भी हड़तालियों में शामिल हो गए हैं। उनका कहना यह है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। अच्छा, किके पामर अदाकारा जो हैं उन्होंने हड़ताल करने वालों को नेक तमन्नाएं और दुआओं का पैगाम भेजा है। फिर मैट डेमन, सुजन सरैंडन, डेविड डिकॉनी, जेसिका चेस्टेन, ये इन समेत तमाम बड़े बड़े जो अदाकार और अदाकाराएँ हैं उन्होंने हड़तालियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये हड़ताल कहाँ तक आगे जाती है, क्योंकि मामला कुछ ज़रा संगीन नज़र आ रहा है। और अब चूँकि जब ये फिल्में नहीं बनेंगी तो आगे रिलीज़ और आगे जो बिजनेसेस और आगे जो सिनेमाज और प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके बिजनेसेस क्या होगा, ये बहुत बहुत तशवीशनाक मामला है। अच्छा, आज प्यास थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो पानी बार बार पीते रहेंगे, लेकिन आपको एक और चीज़ बताते हैं कि पानी, जिसको हम कहते हैं ना कि जी ये एक अनमोल तोहफ़ा है कुदरत का और ज़िंदगी की बका के बुनियादी अज्जा में शामिल है। इंसानी जिस्म का हम सब जानते हैं कि 60 से 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है और यही वजह है कि जो तिब्बी माहिरीन है वो पानी पीने की जो हिदायत करते रहते हैं कि इंसान को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और बार बार पानी पीना चाहिए। लेकिन एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि जी ये रोज़ाना हम कितना पानी पिएं और पानी पीने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो एक अमरीकी जरीदा है न्यूज़वीक, वहाँ पर एक आर्टिकल शाया हुआ और उस आर्टिकल में बताया ये कि मर्दों के लिए दिन भर में 3.7 लीटर 3.7 लीटर्स और ख़वातीन के लिए तकरीबन 2 लीटर्स पानी पीना जो है वो ज़रूरी है। और आर्टिकल में ये भी बताया गया कि दिन का आगाज़ चाय या कॉफ़ी से ना करें, दिन का आगाज़ करें पानी, और अगर दिन भर कम पानी मैसर हो तो फिर जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। और हमारा जो रिवायती तिब है उसमें भी एक अहम उसूल बयान किया गया है कि प्यास लगने से पहले ही पानी पी लेना चाहिए। ये ना हो कि आपको प्यास लग रही हो शदीद और फिर उस वक्त आप पानी की तरफ जाएं। तो पहले आप पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे काम कीजिए। तो ये एक और घूंट, एक और चुस्की पानी की हो जाए जी। बिल्कुल। पासपोर्ट्स की खबर देते हैं आपको जी।
दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट, ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है 2023 की? इसकी भी रिपोर्ट आ गई है। एक तो न्यूज़वीक की रिपोर्ट थी, पानी की रिपोर्ट, और एक दूसरी है जी पासपोर्ट की रिपोर्ट। और उस पासपोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंगापुर का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर है। पहले नंबर पर आ गया ये पासपोर्ट। 193 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र किया जा सकता है अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। अच्छा, इससे कबल मुसलसल 5 साल से जापान का जो पासपोर्ट था वो पहले नंबर पर था, लेकिन इस साल वो चला गया है तीसरे नंबर पर और सिंगापुर का पासपोर्ट आ गया पहले नंबर पर। जर्मनी, इटली और स्पेन, ये जो 3 ममालिक हैं, इनका पासपोर्ट आया है दूसरे नंबर पर। इन ममालिक का पासपोर्ट रखने वाले शहरी 190 ममालिक का सफ़र बग़ैर वीज़ा के कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि बरतानवी पासपोर्ट जो है वो चौथे नंबर पर है। अच्छा, अमरीकी पासपोर्ट 8वें नंबर पर है। और अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी चौथे नंबर पर है। जी, दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन ये लिस्ट के नीचे से है। तो नीचे से अगर लिस्ट आप देखेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर पे आता है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट के बाद सिर्फ शाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान ये पासपोर्ट हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत का आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शहरी सिर्फ 33 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो ये है जी सूरत हाल हमारे पासपोर्ट की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। लेडी डियाना एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्हें दुनिया भर में गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। यही वजह है कि उनकी मौत आलमी सतह पर एक सानहा गर्दाना गया। उनकी याद में 1999 में डियाना अवार्ड्स का इजरा हुआ, जिसका मकसद दुनिया भर के ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करना है जिन्होंने समाज में तब्दीली के लिए काम किया हो। और यही अवार्ड पाकिस्तान के एक नौजवान फ़हाद शहबाज को पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिशों पर दिया गया है। फ़हाद शहबाज यूथ जनरल असम्बली के ज़रिए नौजवानों में शऊर और कायदाना सलाहियतें उजागर करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। यूथ जनरल असम्बली गुज़िश्ता कई बरसों से नौजवानों की तरबियत के अलावा मुख्तलिफ समाजी मसाइल के हल के लिए काविशों में मसरूफ़ है, जिनमें नेशनल यूथ कमीशन के क़याम की कोशिशें हैं, पुलिस इस्लाहात हैं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हैं। डियाना अवार्ड हासिल करने वाले फ़हाद शहबाज आज हमारे मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद। फॉर हैविंग मी। फ़हाद, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि डियाना अवार्ड्स के लिए आपकी नॉमिनेशन कैसे हुई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि डियाना अवार्ड के लिए आप बराह रास्त खुद अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी फ़र्द जो आपको ये समझता है कि आपका जो काम है उसका गुज़िश्ता 12 माह यानी कि 1 साल का इम्पेक्ट कौमी सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई ऐसा है जो नौजवानों में या समाजी तौर पर तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, तो वो आपको नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेट करने के बाद जो अगला मरहला होता है तो आपको उनके साथ साथ एक रेफरी मिलता है जो आपकी एक सतह पर एक्रीडिएशन करता है। और 6 माह का ये प्रोसेस होता है, जिसके बाद आपको आगाह कर दिया जाता है आपके जिस शख्स ने आपको नॉमिनेट किया होता है उसकी जानिब से कि इस साल का जो डियाना अवार्ड है वो आपको मिल रहा है। तो आपको किसने नॉमिनेट किया था? कौन था वो शख्स जिसने देखा कि भाई ये हीरा है जिसे डियाना अवार्ड मिलना चाहिए? हमारी जो असम्बली है, यूथ जनरल असम्बली, उसकी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर सदफ़ तैमूर, इस वक्त वो कनाडा में हैं। तो उन्होंने ये समझा, चूँकि वो ख़ुद भी पाकिस्तान की 30 से ज़्यादा ममालिक में नुमाइंदगी कर चुकी हैं, तो वो ये समझती थी कि मैं इस अवार्ड का हकदार हूँ। ओके, गुड, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप ज़रा अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए ना कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपको ये अवार्ड दिया गया। जो आपका यूथ असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और क्या काम कर रहे हैं? 2015 अगस्त में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी। जब मैं ख़ुद 18 साल का था और गवर्नमेंट कॉलेज में अपने इब्तदाई सेमेस्टर्स में पढ़ रहा था, तो हमारी कोशिश थी कि जो 18 से ऑनवर्ड तक नौजवान है वो पाकिस्तान के सिटीज़न, पाकिस्तान के वोटर तो ज़रूर हैं, लेकिन वो 25 साल से पहले किसी तरह से पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते। गो के बाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया जिसके अंदर यूथ काउंसलर 21 साल का मुतारिफ़ करवाया गया। उसके पीछे भी यूथ जनरल असम्बली की कोशिशें और काविशें शामिल थी
थी, तो हम ये समझते थे कि पाकिस्तान में नौजवानों की सियासी शमूलियत बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में नौजवानों को सियासी तौर पर बेदार करने के लिए एक ऐसे न्यूट्रल और ऑटोनमस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हम नौजवानों को आगाही दे सकें, ना सिर्फ पाकिस्तान में नौजवानों की सियासी शमूलियत बल्कि उसके साथ जो पाकिस्तान में यूथ का जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की जानिब से आइंदा आने वाले सालों के लिए स्किल्स की जो गाइडलाइन दी जाती है उसको मलखूज़े खातिर रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। हमारे दीगर फोरम्स हैं, हमारा लीगल फोरम है, ADR फोरम है, मीडिया फोरम है, बिज़नेस फोरम है, तो ना सिर्फ सियासी बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो भी हम पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे इसमें यूथ जनरल असम्बली के बहुत से साबिक अरकान मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंशाल्लाह इलेक्शंस में भी नज़र आएंगे। अच्छा, तो और किस किस तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो कि आपकी यूथ असम्बली की तरफ से लोगों को दी जाती है? देखें, जिस तरह से पार्लियामेंट काम कर रही है, कैसे मतलब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से उनको सिखाया जाता है? क्योंकि लीडर बनना जो है वो एक बड़ा लंबा अमल है, एक बड़ा प्रोसेस है, उसमें तो बड़ा वक्त लगता है। जी, इसमें इस तरह से होता है कि हमारी साल में 3 दफ़ा रिक्रूटमेंट ओपन होती है, तो आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए या आप हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए जाके अप्लाई करते हैं। इब्तदाई सतह पर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स कमेटी होती है वो आपकी स्क्रीनिंग करती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और आखिरी सतह पर आपको यूथ जनरल असम्बली का मेंबर बना दिया जाता है। और यूथ जनरल असम्बली में यही 1 साल गुजारने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मेंबर नेशनल कमेटी बनने के लिए, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनने के लिए। तो जिस तरह से नेशनल असम्बली काम कर रही है वहाँ पर करारदादें आती हैं, अटेंशन नोटिसेज यानी कि तवज्जो दिलाओ नोटिस आते हैं, उसी तरह से यूथ जनरल असम्बली में भी करारदादें आती हैं। मैं इसमें 2-3 करारदादों का जिक्र करूँगा। ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ कायम हैं वफाकी सतह पर उनके साथ डिवीज़न कायम है और सूबाई सतह पर डायरेक्टरेट आपको नज़र आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि यूथ अफेयर की वजारत हमेशा स्पोर्ट्स के साथ अलाइन कर दी जाती है। तो इस सिलसिले में हमने 2016 में करारदाद पेश की थी कि पाकिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसी तरह से नेशनल यूथ कमीशन के क़याम के लिए कोशिशें होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमें कामयाबी ये मिली कि जो पिछला बजट था वफाकी बजट, उसके अंदर जो फेडरल मिनिस्टर थे उनकी जानिब से नेशनल यूथ कमीशन के क़याम का बाकायदा ऐलान किया गया। तो ना सिर्फ ये इस हद तक के करारदादें आती हैं तो जो दिलाओ नोटिस आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जैसे डेवलप कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि हुकूमत आती है तो उसके साथ ही मतबादिल सतह पर शेडो कबीना का भी इजरा किया जाता है। तो हमारे 18 शेडो कैबिनेट हैं, 18 वजारतें हैं और उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। सो वही फंक्शन जो नेशनल असम्बली करती है उसी तरह से तो हम काम कर रहे हैं। और इसमें दीगर जहाँ तक आपने बात पूछी थी नौजवानों की तरबियत की, तो हमारे डिफरेंट तो इंटरेक्शन कितनी होती है? मतलब आपका जो इस वक्त का वज़ीर ख़जाना है वो कौन है? हमारे मुख्तलिफ लोग हैं इस वक्त, वज़ीर ख़जाना भी हैं और बाकी वज़रा भी हैं और इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी। हमारी हर 15 दिन बाद इंटरेक्शन होती है और जो शेडो कैबिनेट का इजलास होता है वो 3 माह में एक दफ़ा ज़रूर होता है, क्योंकि हम उस तरह से बराह रास्त वो हुकूमती बॉडी नहीं है तो वो तो मतवातिर इजलास करते तो रहते हैं। आपका जो वज़ीर ख़जाना है वो कोई डार साहब से मिलता है? कभी कोई बातचीत होती है कि सर ये क्या हो रहा है, पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है? हमारी कुछ वज़रा तक रिसाई है और कुछ वज़रा तक रिसाई नहीं है। ख़ास तौर पे पिछले एक टेन्योर में पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन अभी जब पाकिस्तान में ये जो सियासी अमल है ये मुस्तहकम होगा तो हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले टाइम पर हम जो पाकिस्तान के वज़रा हैं, चाहे वो वफाकी हैं या सूबाई हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि जो हमारे इवन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शेडो मिनिस्टर, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को और जो इससे जुड़े रेवेन्यू और दीगर मामलात हैं उसको बेहतर समझते हैं। डार साहब से बेहतर समझते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या ये जो हमारी एक शेडो पॉलिसीज़ हैं इसका फ़ैसला तो आवाम करेगी। आवाम कैसे करेगी? आवाम तो इलेक्शन में डार साहब को वोट देगी ना सर। आपका तो लड़का इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होगा तो फिर बात अलग होगी। देखते हैं कि वो किस पार्टी से खड़ा होता है, क्या होता है। लेकिन चले, नहीं, इंटरेक्शन होनी चाहिए और अच्छा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग सीखें कि किस तरीके से असेंबलीज काम करती हैं। उनकी ट्रेनिंग आगे जो है वो होगी तभी वो आगे जाके काम कर सकेंगे। वो करप्शन वरप्शन की भी ट्रेनिंग देते हैं कोई, कि ऐसे जो है वो करप्शन नहीं करनी है?
नहीं, हमारे जब हम यूथ असेंबली में किसी को मेंबर रख रहे हैं तो पहली सतह पे तो हमारी कोशिश यही होती है कि अखलाकी तरबियत की जाए। जब आपकी अखलाकी तरबियत हो गई है तो इस चीज़ का आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे ही नौजवान हैं, जब पाकिस्तान में किसी तरह की भी आफत आती है तो यही नौजवान वॉलंटियरिज़म की तरफ चले जाते हैं। यही नौजवान पंजाब के या पाकिस्तान के जो दीगर इलाका जाता है वहाँ जाकर काम करते हैं। और इन्हीं ये जो यूथ असेंबली के अरकान है, इन्हीं ने आपको बताया है कि ये जो थर्ड जेंडर है, तीसरी जिन्स है, ट्रांसजेंडर्स, इनके राइट्स भी होते हैं, जिसकी अमली शक्ल आपके सामने मौजूद है ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018, जिसकी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन यूथ जनरल असेंबली की है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जब क्लाइमेट का मसला है, आपको 2015 के बाद जाके पता चलता है कंट्रीब्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ बड़े मामलात हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको राइट्स मिलने चाहिए ट्रांस वालों को। अब वो शरीयत कोर्ट के फैसलों के भी ख़िलाफ़ चले गए हैं, तो ज़रा देख के चलना, क्योंकि बहुत सारे मामलात गड़बड़ भी हैं मेरे दोस्त। जी बिल्कुल। है ना? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये जो आपका यूथ असेंबली वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के हर शहर में इम्प्लीमेंटेड है? तमाम शहरों के नौजवान इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, वैसे तो हमारे पास जो अरकान है वो पाकिस्तान के तमाम शहरों से मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो एक बड़ी तादाद है वो पंजाब की और ख़ास तौर पर लाहौर की है, चूँकि लाहौर से इसका आगाज़ हुआ था और जिस जगह से आगाज़ हो वहाँ पर एक बड़ी तादाद नज़र आती है। इसके अलावा इस्लामाबाद के हमारा एक चैप्टर मौजूद है, कराची का मौजूद है। फिर जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो वो गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, आज़ाद कश्मीर से भी हैं, KP बलूचिस्तान, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो यहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद यहाँ की जामियात से दुनिया की बड़ी जामियात में, जिनमें मतलब आईवी लीग की जामियात शामिल हैं और फिर बरतानवी इदारे शामिल हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद दुनिया के जो बड़े डेवलपमेंट सेक्टर हैं उनमें काम भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं वो पाकिस्तान में CSS करने के बाद फॉरेन सर्विसेज और पैस ग्रुप का भी हिस्सा बन चुके हैं। वेरी गुड। फाइनली मुझे ये बताइए कि अब ये जो आपके साथ यूथ असेंबली वाले जो तमाम लड़के लड़कियां काम करते हैं, तो इनके कोई मेंटोर्स भी होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, जो कि इनको सिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं? जी, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, मैं आपको बता देता हूं कि हम 2 बोर्ड रखते हैं, एजाज़ी बोर्ड। एक हमारा होता है एडवाइज़री बोर्ड और एक हमारा होता है काउंसिल ऑफ मेंटोर। एडवाइज़री बोर्ड जो हमारा है उसमें मैं चंद लोगों के नाम भी मेंशन कर देता हूं। उसमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौशक बरोज़ई साहब हैं, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जवेद इकबाल साहिबा हैं, मखदूम जवेद हाशमी हैं, SM ज़फ़र हैं। ऐसे लोग जिनका पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त, और इंक्लूडिंग हामिद ख़ान साहब वगैरह, जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। और फिर वो नौजवान जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा और 50 साल तक है, जिसमें पाकिस्तान में अभी के जो मौजूदा पाकिस्तान की कबीना है, पाकिस्तान के जो साबिक सूबाई कबीना है उसके अरकान और पाकिस्तान के बहुत से पार्लियामेंटेरियन हैं, तो वो हमारी काउंसिल ऑफ मेंटोर का हिस्सा हैं। उसमें ना सिर्फ सियासतदान बल्कि उसमें जर्नलिस्ट, उसमें दीगर इंडस्ट्री लीडर्स, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और उसमें पाकिस्तान के जो मायनाज बैरिस्टर्स हैं वो शामिल हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे जो यूथ जनरल असेंबली के जितने भी नौजवान हैं उनको गाइड करें। हम एक ग्रुप तश्कील दे देते हैं और जो दीगर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर वो मतवातिर शिरकत करते रहते हैं और जो यूथ जनरल असेंबली के नौजवान हैं उनकी जानिब से जो उठाए गए सवालात होते हैं उनके जवाबात देते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ाद शहबाज, आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और इसको जारी रखिए। बड़ी नौजवानों की तरबियत की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि 60% हमारा जो है तबका हमारी आबादी का वो नौजवान है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वाकई उनकी ज़िंदगियों में एक अहम और मस्बत तब्दीली लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम सब सैलरीड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब टैक्स देते हैं और बहुत खुशी से देते हैं, बड़े जज्बे से टैक्स देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हमारा 100% जो इनकम है वो टैक्स में ले ले। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान में सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पर लोग टैक्स देते ही नहीं हैं, बल्कि टैक्स उनको छू कर तक नहीं गुजरता है। अब इसी हवाले से एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है जी सैलरीड क्लास अलायंस। फाउंडिंग मेंबर हैं जी इसके अदील अहमद खान साहब। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। वालेकुम सलाम। अदील साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि सैलरीड क्लास अलायंस क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए ओवैस साहब, मेरे हिसाब से तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था ये अलायंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा तबका है, ये मैं इसको कहूँगा ये बड़ा बेचारा है। बेचारा इन द सेंस है कि ये टाई वाला तबका है, ये टाई लगाता है, सुबह आता है शाम को जाता है, और इसके पास कोई फोरम अवेलेबल नहीं था जिस पर कोई भी बात की जा सके। और हम लोगों ने बेसिकली तो हम कुछ लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया था। इसमें वक़ास महमूद साहब जो है वो हमारे लीडिंग मैन हैं। बेसिकली देखें, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के लिए तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। मतलब ये एक तरीके से सोशल इनजस्टिस ही है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वक्त के साथ जितना भी टाइम होगा। आप ये देखें कि अगर आप चाय में एक चमचा शक्कर लेते हैं तो वो आपको अच्छी लगती है, जब आप 2 लेते हैं तो शायद कुछ लोगों को और अच्छी लगती हो, बट वो 3 और 4 के बाद वो बात जो है ना वो अच्छी से बात ख़राब पे चली जाती है। तो टैक्स देना या टैक्स लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई हद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ा। अब देखिए बेसिकली लोग ये समझते हैं कि सैलरीड क्लास जो है वो बहुत कमाती है, जो कोट वाले टाई वाले होते हैं इनको तो टैक्स देना ही चाहिए, हम लोग गरीब हैं वगैरह वगैरह। देखिए ऐसा नहीं है। एक आदमी अपनी मेहनत से अगर इस स्टेज तक पहुंचा है तो बेसिकली वो उसकी मेहनत है और वो अर्न कर रहा है तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल ऐसी दे दूं कि सबसे ज़्यादा टैक्स का रेट जो है वो किसी भी सर, मुझे थोड़ा सा आप अगर आप नंबर्स की फॉर्म में बताएं, सैलरीड क्लास पर इस वक्त कितना टैक्स लगा हुआ है? पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है वो कितना टैक्स देती है? देखिए इसके डिफरेंट स्लैब्स हैं। पहले मैं अगर थोड़ा सा मैं पीछे आऊँ तो 2020 और 21 जो थी या 21 या 22 की बात कर रहा हूँ, उसमें हम एक थ्रेशोल्ड बना लेते हैं। चलें 6 मिलियन, जिसकी 5 लाख तनख्वाह है, वो उसका 6 मिलियन एनुअल इनकम बनती है, तो वो उस वक्त 22.5% टैक्स दिया करता था। ठीक है, पिछले साल यही टैक्स 32.5 हो गया। यानी कि ये अलायंस तो बहुत पिछले साल ही बन जाना चाहिए था, बट बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो है बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पे हमारे तबके में। याद रखिएगा ये सूट और कोट वाले जो ना ये कैमरा फेस करना भी नहीं चाहते। मैं भी नहीं इस तरीके से हम लोग कोई अपनी कोई शोहरत चाहते हैं, सही बात है, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे एम्प्लॉयर्स का भी मसला होता है। मुझे ये बताइए तो हमारे एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगा। ये तो चले 32.5% टैक्स दे रहे हैं, सही है। मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह से हम कंपेयर करें, बाकी कौन से शोबे ऐसे हैं कि जो टैक्स नहीं दे रहे और उन्हें टैक्स देना चाहिए, वो कौन से शोबे हैं? देखें, टारगेट करना ज़रा सी बात, मुझे संभल के बात करना होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम कुछ भी बोल देते हैं। देखें, आपको पता है कि रिटेलर्स जो हैं, यानी कि आप एक निहारी की दुकान खोल लें, एक बिरयानी की दुकान खोल लें, आपकी कैश की सेल दिन की लाखों रुपए की होगी और आप महीना करेंगे तो वो, अब बात ये है कि वो अपनी इनकम जो डिक्लेयर करेगा उसका कोई नहीं है। वो मतलब उसको आपको मुहासबा करने के लिए कोई, सिवाय इसके कि आपने छोटे छोटे मेजर्स ले लिए कि उसकी अगर 50,000 रुपये उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो वो 5,000 रुपये दे दे, 1 लाख आए तो 10,000 दे दे। एग्जैक्टली, एक तो ये रिटेल सेक्टर हो गया। ये तो कोई बात नहीं है। सेल 30 लाख रुपए महीने की हो जाएगी, वो 10,000 रुपये दे के छूट जाएगा। देखें, रियल इस्टेट का सेक्टर है, रिटेलर्स हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर का है। देखें, ये गवर्नमेंट प्ली लेती है कि हम लोगों ने जो अब जो है ये प्रोविंशियल मैटर है और हमारा मैटर नहीं है। देखिए, ये कोई बात नहीं है।
पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसकी सबसे बड़ी इनकम, अब बात वही है ना, अब बात करने को तो बहुत सारी बातें हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वही पॉलिसियां बनाते हैं, वही हमें से डिले करते हैं, उन्हीं की सर फिर वही बात है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें कहने से अगर हम लोग उन्हीं के कारखाने होते हैं, कहेंगे नहीं तो मामला ख़राब रहेगा। आप कहना शुरू हुए हैं, अच्छी बात है। अब IMF जो है वो कह रहा है कि रियल एस्टेट और ज़राअत पे भी टैक्स लगाओ, तो अब हम सबको लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से जब गर्दन मनोड़ी जाएगी तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये टैक्स जो है वो सिर्फ सैलरी क्लास पर नहीं होना चाहिए, बाकी सेक्टर्स पर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन IMF कह रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अदील हमारे साथ मौजूद थे, नाजरीन वक्त दिया आपने सर, थैंक यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंसानी जिस्म मुसलसल बीमारियों से नबरदाज़मा रहता है और ये जंग जिस्म के अंदर भी जारी रहती है, जिस्म से बाहर जो मेडिकल दुनिया है उसमें भी यही जंग चलती रहती है। और एक बीमारी है हेपेटाइटिस, जो कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस तीसरी दुनिया के ममालिक में फैली हुई है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी की वजह से 2019 में 8,20,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। दुनिया भर में 30 करोड़ के करीब अफराद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का शिकार और उनमें हर साल 15 लाख अफराद का इजाफा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। और हेपेटाइटिस का वायरस बेसिकली इंसानी जिगर को नुकसान पहुँचाता है। मुख्तलिफ इकसाम है इसकी, हेपेटाइटिस बी, सी बड़ी ख़तरनाक है, अगर बिगड़ जाए तो इनसे जिगर का कैंसर भी हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। हमारे मेहमान हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटाइटिस एक्सपर्ट हैं, मदीना हॉस्पिटल में होते हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि हमें वो इस बीमारी के बारे में बताएं। आपकी कॉल्स भी हम ले लेंगे। हमारी स्क्रीन पर नंबर हमारे प्रोग्राम का चल रहा है, तो अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर साहब से, तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी है ये क्या है, क्यों होती है। देखिए, हेपेटाइटिस बेसिकली हम ये कहते हैं कि लिवर के अंदर सोजिश का हो जाना, इन्फ्लेमेशन का हो जाना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये कुछ जरासीम हैं, वायरसेस हैं जो जिस्म के अंदर एंटर होते हैं एंड देन लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे लिवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं हेपेटाइटिस की, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हम उनको कहते हैं। ओवर द काउंटर कुछ ड्रग्स ली जाती हैं, या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे TB की दवाइयाँ हैं, वो लिवर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अल्कोहल हेपेटाइटिस की एक बड़ी वजह है। और फिर एक बहुत बड़ी वजह जो आजकल कॉमन होती जा रही है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, लिवर के ऊपर फैट का डिपॉजिट हो जाना, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वो वायरल हेपेटाइटिस है, जिसमें डिफरेंट तरह के वायरसेस हैं, जिनको हम हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस E और D वायरसेस, मोस्टली 5 वायरसेस हैं जो लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब ये बॉडी में दाखिल होते हैं तो बेसिकली लिवर को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है। इनमें से कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जो शॉर्ट लिव्ड इफ़ेक्ट करते हैं, और ये आम तौर पे खाने पीने से लगते हैं, जिनको हम हेपेटाइटिस A और E वायरस कहते हैं। ये अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, आपका पानी अच्छा नहीं है, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो आजकल हम बहुत सारे पेशेंट हेपेटाइटिस A और E के देख रहे हैं, जो बेसिकली अनहाइजेनिक फूड की वजह से और वाटर की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन लकीली ये जो वायरस है जो खाने पीने से लगता है, ये इसका शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट होता है। मोस्टली 2 और 3 वीक्स में इसने खुद ब खुद ठीक हो जाना होता है, और मोस्टली इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस है जिसको हमारे यहाँ आम तो इसमें होता क्या है, अगर हम A और E को पहले थोड़ा सा कंक्लूड कर लें कि जो A और E है उसमें होता क्या है इंसान को। जी, A और E खाने पीने से जिस्म के अंदर एंटर होते हैं, और जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो पेशेंट को बेसिकली वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, फीवर होगा, बुखार होना शुरू होगा, जिसमें लेथार्जी होगी, एंड देन कुछ केसेस में आंखें पीली हो जाएंगी, जिसके हम आम पीला यरकान कह देते हैं।
और आंखें पीली हो जाएंगी, बंदे की भूख ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि ये शॉर्ट लिव्ड बीमारी है, इसने 2 या 3 वीक्स में खुद ब खुद ठीक हो जाना होता है। तो जैसे जैसे ये टाइम स्पैन गुजरता है, ये सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और ये फिर 100% जो लिवर है, इन 99.9% केसेस लिवर खुद ब खुद इसको रिकवर कर जाता है। जी, बहुत रेयरली ये बिगड़ भी सकता है। तो अगर पेशेंट के सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, स्पेशली कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन है, उनको अगर हेपेटाइटिस ई हो जाए तो ये एक सीरियस इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। अदरवाइज जो एक्यूट हेपेटाइटिस ए या ई है, उसकी बात कर रहे थे, ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम जी उससे एक हमारे कॉलर भी हैं, हम उनसे भी बात काला यकान जिसको कहते हैं, ये उनसे बात करते हैं वो क्या सवाल लेकर हमारे प्रोग्राम में आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। रफीक साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? सर, ये मेरा सवाल था कि हम नाई के पास जाते हैं, वो उस तरह एक ही उस तरह बार बार हर आदमी के जो जल्द पे चलाते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट बताएं कि ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शाहिद साहब, ये रफ़ीक साहब पूछ रहे हैं कि जब हम नाई के पास जाते हैं और वो एक ही उस तरह बार बार इस्तेमाल करता है, तो उससे तो कोई वायरस ऐसा होता है जो कि हमारे जिस्म में लग जाए और फिर हम हेपेटाइटिस या मुख्तलिफ किसी। जी रफ़ीक साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली मैं उसी तरफ आने लगा था कि जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ये क्रॉनिक वायरसेस हैं। क्रॉनिक वायरसेस का मतलब है ये सालों चलते हैं। जैसे हमने ए और ई की बात की कि ये हफ्तों में खुद ब खुद ठीक हो जाने हैं, लेकिन बी और सी ऐसे नहीं होता। हेपेटाइटिस बी और सी सालों चलते हैं और इसकी ट्रांसमिशन बेसिकली, ये जो रफ़ीक साहब ने बात की है, हमारे यहाँ जो नाई के पास लोग जाते हैं और एक ही जो औज़ार हैं वो मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन की। अगर हम सी की बात करते हैं तो इस वक्त दुनिया में हम टॉप में हैं, टॉप 2 में आते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हेपेटाइटिस सी के मरीज़ पाए जाते हैं। अच्छा। और बी और सी की बेसिकली ट्रांसमिशन जो होती है, वो ट्रांसमिशन होती है कि अगर आपने एक ही नीडल इस्तेमाल हो रही है, एक पेशेंट पे नीडल लगती है तो वो वही इंजेक्शन किसी और पेशेंट को लग जाता है। या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर आपकी सर्जरी हो रही है कोई और वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्टेरलाइज नहीं हैं, इसी तरह हमारी ख़वातीन जाती हैं नाक में और कान में सुराख कराते हैं, अगर वो जो नीडल इस्तेमाल होती है वो डिस्पोजेबल नहीं है और एक ही नीडल मुख्तलिफ ख़वातीन पे इस्तेमाल हो रही है, तो वो मुख्तलिफ लोगों को वायरस ट्रांसमिशन हो सकती है। इसी तरह उस तरह की बात की रफ़ीक साहब ने। इस तरह कुछ हमारे यहाँ जैसे डायलिसिस होती है या सर्जरीज, दांत निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हमारे इवन बड़े बड़े शहरों में सड़कों पे लोग बैठ के दांतों की सफाई करवा रहे होते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसमिशन होती है हेपेटाइटिस बी और सी की। और असल जो वायरस है जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वो बेसिकली ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस हैं। WHO ने एक गोल सेट किया है कि 2030 तक सही है। हमने एक और कॉलर भी है हमारे साथ, मैं फिर आता हूँ इसके ऊपर, पूरी दुनिया से आपकी बात सुनकर बहुत सारे सवाल उनके जहन में हैं। हंजला हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या सवाल करेंगे? सर, मेरा सवाल ये है कि जब आपकी रिपोर्ट्स में ये आपका लिवर फैटी आ जाए तो हमें उसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि ये दोबारा हम जब टेस्ट करवाएं तो ये ठीक हो जाए? ठीक है जी सर। फैटी लिवर, जी मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। जी फैटी लिवर का भी जवाब देता हूँ, लेकिन जब मैं बी और सी की बात कर रहा था, बेसिकली आज का हमारा जो मकसद, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। पूरी दुनिया में 28 दिसंबर को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और ये डे हम कई सालों से मना रहे हैं। और इस डे मनाने का मकसद हमारा ये है कि हमने हेपेटाइटिस बी और सी से कैसे बचना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने हेपेटाइटिस बी और सी को ख़त्म करना है दुनिया से भी। जैसे मैंने बताया, WHO ने गोल दिया है 2030 का, और अपने पाकिस्तान से भी। जैसे पोलियो ख़त्म हो गई है लेकिन हम अभी तक रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी से हम कैसे बच सकते हैं, रफ़ीक साहब ने सवाल किया था। पहले नंबर पे तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कहीं पे अननेसेसरी इंजेक्शन से बचे, हमारे यहाँ पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये गर्मियों के महीनों में अननेसेसरी IV ड्रिप्स लगाई जाती हैं, तो अननेसेसरी इंजेक्शन से बचें। नंबर 2, अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है, कोई आपने दांत निकालने हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या प्रॉपर्ली स्टेरलाइज हैं। अगर इंजेक्शन लगाना है तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि एक डिस्पोजेबल नीडल इस्तेमाल हो रही है। अगर आप
बार्बर के पास जाते हैं तो वहाँ पे उस तरह इस्तेमाल होता है, ब्लेड इस्तेमाल होता है, मेक श्योर कि हर दफ़ा नया इस्तेमाल हो। इसी तरह अगर ख़वातीन नाक कान में सुराख कराती हैं तो मेक श्योर कि वो जो नीडल इस्तेमाल हो रही है वो स्टेरलाइज है या नहीं है। फिर जो हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में एक मरीज़ है तो उससे दूसरों को लग सकता है। तो अगर आप उनको ट्रीट कर लेंगे और उनका वायरस डेड हो जाएगा तो ये ट्रांसमिशन का रिस्क ख़त्म हो जाएगा। किसी ज़माने में हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत मुश्किल था, लोग डरते थे इलाज कराने से क्योंकि वो इंजेक्शंस लगते थे और उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे। बट लकीली अब पिछले 5-6 साल से बहुत इफ़ेक्टिव, आसान और सस्ता इलाज मौजूद है। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर नंबर 1 तो हर एक बंदे को अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस है लेकिन वो अवेयर नहीं है इस बारे में, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। कई साल तक वायरस जिस्म में रहता है लेकिन बंदे को इस बात का पता नहीं होता। तो आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा, और अगर टेस्ट कराते हैं और वायरस किसी का पॉजिटिव आता है तो मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज कर लिया जाए, ताकि वो बंदा भी उन कम्प्लिकेशन से बच सके जिनके बारे में आपने जिक्र किया था, और फिर अगर वो कहीं और ट्रांसमिशन कर रहा है तो हम उस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकें। जो आपके कॉलर ने बात की थी फैटी लीवर के बारे में, टेस्ट है वो फैटी लीवर भी आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है। होता है जी, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बल्कि अब बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। जैसे मैंने अपनी बात की है कि हम मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में हम ये हेपेटाइटिस वीक मना रहे हैं, तो एवरी वीक जो मेरा ओपीडी होता है वहाँ पे हम फ्री स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान में। मैं आल्सो जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ का। तो हम नेक्स्ट जो 2 वीक्स हैं हमने पूरे पाकिस्तान में हम सेमिनार्स कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। इसी तरह फ्री कैंपिंग हो रही है जिसमें हम फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों को। हम कह रहे हैं पाए हम आपका फ्री कैंप करेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं। 24 जुलाई को हम मदीना टीचिंग हॉस्पिटल और साथ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हेपेटाइटिस अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें पूरे डिवीज़न से हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर्स भी आएंगे, डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है। इसी तरह वहाँ पे हमने फ्री स्क्रीनिंग कैंप का हम इनेकाद करेंगे। कराची में हमारा जो सोसाइटी के पाकिस्तान सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ 2 अगस्त को है मूवन पिक होटल में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा। 5 अगस्त को हम मालम जब्बा में करेंगे, सखर में करेंगे, और हम मोस्टली हम फ्री कैंपिंग कर रहे हैं। और कॉलर है हमारे साथ, वैसे भी अगर आम तौर पे भी टेस्ट कराया जाए की तरफ आते हैं कि ये जो बिगड़ जाए अगर तो क्या सूरत हाल होती है। सुल्तान साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साथी। सर हेपेटाइटिस के हवाले से क्या सवाल करेंगे? सवाल ये है कि सर जिगर का बढ़ना शुरू हो रहा है, तो क्या खुराक है जिगर न बढ़े हमारा? जिगर बढ़ना, सर जिगर का बढ़ना शुरू हो रहा है, ये क्या ऐसी खुराक होनी चाहिए जिससे जिगर ना बढ़े, और जिगर का बढ़ना क्या है? ये अगेन वही जो फैटी लीवर का सवाल आपसे पीछे किया गया था। तो हमारे लोगों का जो लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और डाइट्स हमारी ऐसी हैं जिसमें बहुत जी ये बेसिकली वही है। जब लिवर पे फैट डिपॉजिट होती है तो लिवर का साइज इंक्रीज कर जाता है, जो इन्होंने बढ़ने के बाद की है। तो फैटी लीवर बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा फैटी लीवर होता है। जो लोग ओबीज़ हैं, मोटे हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होता है। जो इन्होंने जैसे हमने इनको खाने की इन्होंने बात की, क्या खाना है, बेसिकली आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, और क्योंकि आपके लिवर पे फैट डिपॉजिट हो रही है तो आपने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, मीठी चीज़ों को और चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम करना है। और उसके साथ जो ऑलरेडी फैट आपके ऊपर चढ़ रही है उसको बर्न आउट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। फैटी लीवर का इलाज बेसिकली आपका लाइफस्टाइल है। आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और साथ एक्सरसाइज करें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको इवन मेडिसिन की बात ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं वापस अपने उसी हेपेटाइटिस अब आ जाते हैं कि ये अगर हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है। हाँ जी बताइए सर। हेपेटाइटिस बिगड़ जाना हम उसको कहते हैं कि नंबर 1, अगर तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी चल रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा, कई सालों बाद जब कुछ साल 8-10 साल गुजर जाते हैं तो लिवर के फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी आम कम्प्लिकेशन जिसके साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जिसमें उनको खून की उल्टियाँ आती हैं, या उनका पेट फूल जाता है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पैरों पे सूजन होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह बार बार उनको बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जो एंड पे कम्प्लिकेशन होती है वो जिगर का सरतान या कैंसर जिसको हम कहते हैं,
दुनिया में अगेन जैसे हम हेपेटाइटिस सी में दुनिया में टॉप पे हैं, इसी तरह लिवर कैंसर के बारे में भी हम टॉप ऑफ कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे लिवर कैंसर के मरीज़ पाए जाते हैं। और आम तौर पे जब ये बिगड़ जाता है या लिवर सिरोसिस हम इसको डेवलप कहते हैं, जब लिवर सिकुड़ जाता है और लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है फिर उसकी कम्प्लिकेशंस होती हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये फिर एक तरह की एक मिजरी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई कम्प्लिकेशन होती है, फिर हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कुछ दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहता है, चीज़ें बेहतर होती हैं एंड अगेन यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर द होल ऑफ द लाइफ। तो बेसिकली नंबर 1 आपको प्रिवेंशन करनी है, आपको अपने आप को, अपने साथियों को, अपने घर वालों को हेपेटाइटिस से बचाना है और ये बचाया जा सकता है अगर हम अपनी कम्युनिटी को इसके बारे में एजुकेट करते हैं। अगर हम उनको बताते हैं कि आपने कैसे बचना है तो हम उसको बचा सकते हैं। इस तरह हेपेटाइटिस बी की बहुत इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है। जैसे अभी हमने देखा है कोरोना से बचते थे, आपने एक मास लेवल पे मीडिया ने एक कैंपेन चलाई है, तो इसी तरह की कैंपेन की ज़रूरत है हेपेटाइटिस के बारे में भी, क्योंकि अगर हम अपने मेडिकल वार्ड्स को देखते हैं तो हमारे पेशेंट्स भरे हुए हैं वहाँ पे लिवर सिरोसिस के, लिवर की कम्प्लिकेशंस के। तो जैसे कोरोना में हमें कैंपेन चलाई है तो ये बेसिकली डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी अकेली नहीं कर सकती, रिसोर्सेज के साथ हमारे मीडिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा, टीचर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, सफ़ीर साहब। इसी तरह हमने यहाँ पे जैसे जी वालेकुम सलाम सर। जी सर फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं सफ़ीर अली लाहौर से बात कर रहा हूँ सर। मेरे हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा सर जलन होती है दिन और रात में। लेफ्ट पाँव, लेफ्ट जो टांग का पाँव है सर, हाथ, इसमें जलन होती है और होती रहती है मुसलसल सर। तो ये हेपेटाइटिस है मसला आपका? जी डॉक्टर साहब को चेक करवाया था इधर, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्स के जो है ना, उन्होंने जिगर का ही मसला बताया था कि जिगर की वजह से ऐसा होता है, जिगर की स्वेलिंग भी या जिगर की मतलब इसकी वजूहत बताई थी उन्होंने। अच्छा जी, शाहिद साहब, हाथ और पाँव में जलन होना ये क्या जिगर की वजह से हो सकता है? देखिए, या हाथ पाँव में जलन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। उसमें कुछ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, इसी तरह लिवर की अगर बीमारी है तो उसमें भी ये सारा कुछ हो सकता है। जब हम लिवर की बीमारी की बात करते हैं तो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज वो होती है जब पेशेंट को अनअवेयर होता है और उसको बेसिकली सिम्टम ही कोई नहीं होता। सेकंड स्टेज में सिंपल से जनरलाइज सिम्टम स्टार्ट होते हैं, लेथार्जी हो रही है, वीकनेस मुझे महसूस हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, भूख कम लग रही है। अगेन ये वो सिम्टम्स हैं जो किसी भी बीमारी में हो सकते हैं और हेपेटाइटिस में भी हो सकते हैं। और ये जैसे इन साहब ने बात की है, ये टांगों में, हाथों में जलन होना, ये भी उसका हिस्सा हो सकता है। फिर जब अगली स्टेज आती है जिसमें हम कम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, तो वो नेक्स्ट स्टेज है। तो ये बेसिकली 2 या 4 दिन की बीमारी नहीं है, ये कई सालों पे मुहित बीमारी है। और अगर हम किस दरमियान में इंटरवीन करते हैं और उसको टाइम इसका पे इलाज जो कर है लेते वो हैं भी तो हम उन कम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सही है। इसका इलाज कैसे होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना इसमें ड्यूरेशन लगती है? जी, हेपेटाइटिस बी और सी की जब हम बात करते हैं, ए ई के तो हमने कहा था उनको तो ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बी और सी वाले पेशेंट्स को इलाज की ज़रूरत है और बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज मौजूद है। सी का इलाज जैसे मैंने पहले कहा कि पहले मुश्किल था, लेकिन अब बहुत आसान, सिंपल हम एक टैबलेट देते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मंथ्स के लिए खानी होती है, और 3 मंथ वो एक गोली खाने से तकरीबन 95% केसेस में हेपेटाइटिस सी ख़त्म हो जाता है अगर हम टाइम पे इलाज कर लें। बी का इलाज भी बहुत अच्छा इफेक्टिव मौजूद है, लेकिन बी का इलाज कई सालों करना पड़ता है और वो भी एक सिंपल इलाज है जिसमें 1 या 2 टैबलेट खानी होती हैं। और ये दोनों टैबलेट्स ऐसी हैं, बी की भी और सी की भी, जिनकी कोई ऐसी कम्प्लिकेशंस नहीं है। सी का जो इलाज पहले हम करते थे उसकी बहुत सारी कम्प्लिकेशंस थी तो लोग डरते थे इलाज कराने से, लेकिन अब बहुत इफेक्टिव और सेफ इलाज मौजूद है। बी के केस में हमें ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इलाज करना पड़ता है जो कई सालों तक चलता है, लेकिन सी का जो इलाज है बहुत सिंपल है। जहाँ तक आपने कॉस्ट की बात की, इतनी महंगी दवाइयाँ भी नहीं हैं, हार्डली 3 to 4,000 रुपीज़ पर मंथ आना होता है। और आप देखें कि एक ऐसी बीमारी जिसकी ऐसी कम्प्लिकेशंस हैं, और अगर आप 3 महीने के लिए 3 या 4 हज़ार रुपये की महीने की आप मेडिसिन लेते हैं और 3 महीने में वो ख़त्म हो जाता है, तो आजकल के महंगाई के दौर में ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है।
हाँ, तो फिर बिल्कुल ठीक है। ये फिर तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री हेपेटाइटिस का इलाज कर रही हैं। जी 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 बिल्कुल। हमारे यहाँ फैसलाबाद में हमारे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में हम लोग पिछले 8-10 सालों से फ्री इलाज कर रहे हैं केसेस में। जी सही, माशाल्लाह। मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में भी पिछले 8-10 साल से फ्री इलाज हो रहा है हेपेटाइटिस का। तो जो भी फैसलाबाद में लोग हैं वो तमाम लोग या जो इसके गिरदोनवा में रहते हैं वो जा सकते हैं, अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, इलाज के लिए भी रुजू कर सकते हैं। सर, ये हम जिगर की पेवंदकारी है जो ट्रांसप्लांटेशन है उसकी तरफ किस सूरत में जाते हैं और ये कितनी सक्सेसफुल होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लिवर की पेवंदकारी या ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली किसी भी लिवर डिजीज़ का जब लिवर इतना इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है कि हम कहते हैं कि ये वाला लिवर अब मेडिसिन के साथ प्रॉपर्ली अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो फिर हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगेन, पूरी दुनिया में जो ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी वजह वो हेपेटाइटिस सी है। इसके अलावा अल्कोहल डिजीज़ या जैसे मैंने कहा कोई भी डिजीज़ अगर लिवर को डैमेज कर देगी तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ पहले पाकिस्तान में नहीं थी और हमें पेशेंट्स को बाहर भेजना पड़ता था जो बहुत महंगा था। ज़ाहिर है हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, करोड़ों में ख़र्चा आता था। अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे बहुत इफेक्टिव ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। और ये एक बहुत इफेक्टिव इलाज है अगर टाइम पे किया जाए। अगर टाइम पे किसी को ज़रूरत है और लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो पेशेंट उसके बाद, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। दो उनको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है, ये जैसे पिते का ऑपरेशन आपने करा लिया, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और उसके बाद भी आपको पोस्ट प्रोसीजर अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स का जिनकी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और उनका लिवर वैसे अपना फंक्शन नहीं कर रहा, तो हमें लिवर तब्दीली की तरफ जाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब हमारे साथ मदीना टीचिंग हॉस्पिटल से, और बात कर रहे थे हम हेपेटाइटिस के हवाले से। बड़ी एक ख़तरनाक बीमारी है और इलाज इसका हो सकता है, तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसके इलाज की तरफ जाएं। अब ज़रा बात करते हैं बारिश की सूरत हाल जो हुई है, और उस बारिश की सूरत हाल की वजह से कई हादसा भी सामने आ रहे हैं। गोलड़ा मोड़ पर पेशावर रोड पर एक दीवार गिर गई है जिससे कई अफराद जाँ बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अकील अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम जी अकील साहब, बताइए इस हादसे की क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? जी देखें, आज सुबह ही बारिशों का मौसम बरसात के हवाले से जो दूसरा स्पेल शुरू हुआ था, तकरीबन 5 बजे के करीब ये बारिश शुरू हुई और इसके बाद से मुख्तलिफ खबरें आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे अफसोसनाक खबर तकरीबन 9 बजे के करीब ये रिपोर्ट हुआ है वाक़या, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के करीब तकरीबन एक 11 फुट ऊंची दीवार जो है वो गिरी है और जिसकी वजह से 11 अफराद जो है उनके नीचे दब कर मरने की इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। पुलिस ज़राए का इस हवाले से ये कहना यह है कि 11 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है, लेकिन क्योंकि 100 फुट तवील दीवार थी और तकरीबन 11 फीट जो थी इसकी ऊंचाई थी, और इसलिए अभी तक मज़ीद ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह बनी कि इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के करीब यहाँ पर अंडरपास के हवाले से काम जारी था और उसके जो काम करने वाले अंडरपास पर जो मज़दूर थे उन सब ने दीवार के साथ अपने टेंट्स लगा रखे थे। उन टेंट्स में वो रात को सोते थे। क्योंकि बारिश सुबह 5 बजे के करीब शुरू होगी तो तकरीबन अक्सर जो आज उन्होंने अंडरपास के ऊपर काम भी शुरू नहीं किया उस तरह, और टेंटों के अंदर ही बैठे हुए थे या सो रहे थे, जिसकी वजह से जब ये दीवार गिरी है तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 11 अफराद के जहाँ बहक होने की इतलात जो है वो उनकी तस्दीक की गई है। क्या इसमें मज़ीद और हलाकतों का खदशा भी है? देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन तो फौरी तौर पर ही शुरू कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर अंडरपास का काम जारी था, तो तकरीबन तमाम हैवी मशीनरी मौके पर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही इसकी इतलात आई फौरी तौर पर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो शुरू कर दिया गया।
11 अफराद की जो है वो तस्दीक कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ ये जो दीवार है फ़ौज की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो दीवार थी हसास इलाके के एरिया में बनाई गई थी और उसी दीवार के गिरने की वजह से इसलिए फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो 100 फुट का मुकम्मल जो एरिया है उसको अभी तक क्लियर करने के हवाले से रिपोर्ट सामने नहीं आई, कोई भी मालूमात सामने नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जो मज़दूर हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये तकरीबन 11 लोग ही जो हैं उनके जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर से निकाल ली गई हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश भी वक्फे से सुबह से जारी है, कभी तेज़ के हो जाती है और कभी आहिस्ता बारिश जो है वो बरसना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी कुछ थोड़ी बहुत मुश्किलात आई, लेकिन दूसरी जो आसानी हुई वो ये हुई कि यहाँ पर तमाम हैवी मशीनरी जो थी वो अंडरपास की तामीर की वजह से यहाँ पर मौजूद थी और इसलिए फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन जो था उसमें किसी भी किस्म की ताख़ीर नहीं की गई, जिस पर हम ये इंतज़ामिया को इस किस्म का ब्लेम नहीं दे सकते कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर की वजह से लोगों की हलाकत जो हुई है। लेकिन दीवार क्योंकि 11 फुट ऊंची थी और 100 फुट की जो लंबाई है इस दीवार की तकरीबन ये जो गिरी है, जिसकी वजह से 11 मजदूरों के जो है वो इस दीवार के नीचे आने से दबकर हलाक होने की जो है वो इत्तलात ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे जी अकील साहब और हमें इस पूरी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये जो दुनिया है ये ताल्लुकात की दुनिया है, ये दुनिया जो है इसके अंदर ताल्लुक़ बनाना बड़ी अहम चीज़ होती है और वो कहा जाता है कि जी आपका जो नेटवर्क है वो आपकी असल में नेटवर्थ है। अब हम अपने नेटवर्क को जब बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके अंदर एक फील्ड, एक डोमेन आ जाता है जिसका नाम होता है पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस, इस तरह की जो है वो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती रहती हैं। पब्लिक रिलेशंस है क्या, पब्लिक रिलेशंस में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पब्लिक रिलेशंस की जो फील्ड है उसके अंदर अगर आप आना चाहें तो कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इससे आपकी पर्सनल इमेज को क्या फ़ायदा होता है और आपके बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फ़ायदा होता है। और फिर आजकल बात होती है सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह 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 वगैरह, कैसे पीआर हम सब की ज़िंदगी तब्दील कर सकती है। हमारे साथ ज़ोएब अवान साहब मौजूद हैं, पीआर एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं और सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ोएब, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक जी, ज़बरदस्त। तो ये बताएं, ये पीआर या प्यार, इसमें से क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है पब्लिक रिलेशन इज़ ऑल अबाउट हैविंग गुड कनेक्शंस, गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छे रिलेशंस होंगे तो आपकी पीआर बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। और कम्युनिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो पीआर की जो फील्ड है, पीआर की जो डोमेन है, मतलब मार्केटिंग और पीआर, इसमें फ़र्क क्या है? बेसिकली मार्केटिंग में टूल्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और पीआर का क्या काम है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू, अब फॉर एग्जांपल एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है जिसकी लाखों में ऑडियंस है, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर प्रमोशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट टूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और पेज पे कंटेंट लगाना। जो भी ब्रांड है, पीआर ये है कि दूसरों के प्लेटफॉर्म से बिजनेसेस को ग्रो करना, अपनी चीज को प्रमोट करना। और जो पीआर की बात आती है तो वो ऑर्गेनिकली लगता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, तो लोग देखना चाहेंगे कि व्हाट यू आर वेयरिंग। बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल होगी बनस्पत, क्योंकि मैंने वो खुद इस्तेमाल की हुई है, मैंने उसको। अच्छा, अब ये इसके ऊपर हम ज़रा डिटेल में मजीद बात करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या गड़बड़े भी हो सकती हैं। लेकिन एक पीआर इंडिविजुअल, एक शख्स जो पीआर की फील्ड में आना चाहे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल हु आर यू डीलिंग विद। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगर मुझे ये नहीं पता कि आपसे क्या बात करनी है, तो मैं कभी भी इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर। ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स बुनियादी हो गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद नहीं है यार, ये नहीं है लोगों में आजकल, इसलिए ये फील्ड भी बहुत कम है देखे ना, इसलिए इट्स रेयर, मतलब क्योंकि ये वो चीज़ है कि अगर आपको पता नहीं है कि अगले से कैसे कम्युनिकेट करना है, अगले की साइकी को कैसे समझना है और अगले से रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, तो ये कैसे सही की जाए। मतलब अब बहुत सारे यंगस्टर्स अगर देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनमें ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो
अच्छा, वो व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे लोगों से, लेकिन जब फेस टू फेस किसी से बात करने का मामला आएगा तो वो अजीब उनकी ज़बान कांपना शुरू हो जाएगी। कैसे अपनी कम्युनिकेशन सोशलाइज करें, इवेंट्स में जाएं, गैदरिंग्स में जाएं और अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अगर स्टूडेंट्स हैं मतलब कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, होस्टिंग की तरफ आएँ और इस तरीके से लोगों से इंगेज करें। प्रेजेंटेशंस होती हैं, जितना ये काम करेंगे उतना बेहतर होगा। जैसे जितना प्रेजेंटेशंस देंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आगे से आगे फेयरलेस। अब जब तक आपके अंदर वो फेयरलेस अप्रोच डेवलप नहीं होगी ना, कि अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है, यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये सोचो। एग्जैक्टली। तो दैट फेयरलेस अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, बिकॉज जब आपके अंदर ये चीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे आप अपने आप को वो कहेंगे ये करना है तो आप कर जाते हो। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं? इसके अलावा आपको ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग, आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे होस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मुझे होस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, फूड ब्लॉगर है, मैं उससे फूड की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए फूड का, ब्रांड्स का, हर चीज का। तो फिर हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जैक्टली। करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप जिस फील्ड में भी जिससे भी बात कर रहे हैं ना, उस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पीआर इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको लोग इस्तेमाल करें अपनी पीआर के लिए, उसमें क्या क्वालिटी, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो क्या करे? अब इन्फ्लुएंसर देखें, आपको पता है इस्लामाबाद के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, बिकॉज बीइंग अ लीडिंग मार्केटिंग कंपनी का सीईओ, मैं हमेशा एक चीज बात करता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिजिटल सिटीज इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। अच्छा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और सोशली एक्टिव लोग हैं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। और यहाँ पे ब्रांड्स को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग और पीआर से। कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी बिजनेस है, और यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं चाहे कोई भी बिजनेस है, बिल्कुल बहुत कंपटीशन। लेकिन बात यह है कि लोग सोशली एक्टिव हैं और वो देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, उसके बाद दे मेक देयर डिसीजंस। सही है। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब कि आपको डिजिटली, आप जो है ना, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर उन्होंने डिजिटली एक्टिव होना है तो उनको कंटेंट अच्छा बनाना है। सही है। हाँ, आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल एक फूड का है, तो अब एक ऑडियंस क्या देखना चाहेगी कि वो ढाबे से लेके फाइन डाइनिंग से लेके ही शुड कवर एवरीथिंग इन हिज, बिल्कुल सही है, ब्लॉग्स। मुझे एज अ व्यूअर उसके पास सारी चीजें मिलेंगी। अगर मुझे सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो आई लुक फॉर अदर ऑप्शंस। बिल्कुल ठीक। इसी तरह लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, कुछ मोस्टली फीमेल्स होती हैं, मेकअप से लेके, हाँ वो बड़ा चल रहा होता है, क्लोथिंग ब्रांड्स से लेके, मतलब फूड से लेके, they have to show everything। कि मतलब लोग एक्चुअल में उनको फॉलो करते हैं, वो क्या पहन रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉलोअर्स होते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जाली भी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं। तो फिर वो कैसे पता लगता है? सॉफ्टवेयर्स हैं, आप एप्स हैं, आप इजीली उसको देख सकते हैं, आपके पास सारा नजर आ जाता है। ओके। प्लस इवन के उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको उस जितने भी फेक है उन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डेड बॉट्स होते हैं। सही तो है। वो इजी है, मतलब वो पता चल तो जाता है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि अपने आप को एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के तौर पे लाना चाहता है, कंटेंट वगैरह बना, तो उसके पास कितने फॉलोअर्स होने चाहिए ताकि कंपनीज उसको सीरियसली लें? चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आजकल के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इस फील्ड में एक्सेल करें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, एक मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा एक दोस्त है जो कि डॉक्टर भी है और इन्फ्लुएंसर भी है, तो भाई वो कह रहा है मेडिकल से ज़्यादा मैं कमा लेता हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। तो मैं तो हैरान रह गया उसको देख कर। देखिए, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सिटी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया, मैंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, लेकिन सिंस आई स्टार्टेड माय कंपनी एंड इट्स बीन 5 years नाउ, तो आई नो कि मतलब इट्स अ ह्यूज गैप इन द मार्केट। सो इस फील्ड में बहुत गैप है। अच्छा। और इन्फ्लुएंसर्स जितना बना रहे हैं वो एक डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते। तो कितने फॉलोअर्स पे सीरियस लेना शुरू करती हैं कंपनी? एक्चुअल में इनिशियली क्या फर्स्ट स्टेप क्या है? कंटेंट क्रिएशन। देखिए, ऐसे लोग हैं जो कि 2-2 साल से एफर्ट कर रहे हैं लेकिन वो हिट नहीं हो रहे। वो रीजन क्या हो सकती है? वो बेसिकली एल्गोरिथम्स होते हैं ना, आपकी कोई भी रील, आपकी कोई भी वीडियो अचानक से वायरल हो जाती है। कोई भी, वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली जो एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का,
अगर आप उस टॉप टियर पे चले गए हैं, 1-2 वीडियोस आपकी, तो उस जब ट्रेंडिंग में आप आ गए हैं तो फिर आपने उसको मैक्सिमम कैश करना है। लेकिन उस तक आने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट करनी है। बिल्कुल, ये तो आसान काम नहीं। नहीं, ये लगता बड़ा आजकल के, मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, बस देखो मिस्टर बीस्ट कितने पैसे कमा रहा है, और भाई वो मिस्टर बीस्ट जो भी है, तुम अपने आप को देखो कि तुमने क्या करना है। अच्छा, इन सब में ने एक चीज कॉमन देखी है, आई नो मोस्ट ऑफ देम, मैं सबको जानता हूँ। अच्छा, जितनों ने भी ये काम स्टार्ट किया है ना, उन्होंने एज अ पैशन स्टार्ट किया। ठीक है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वाला ये काम नहीं। अगर तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एज अ पैशन स्टार्ट किया है। देखिए, मनी वो है, रिस्क वो है जो आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल ठीक है। डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं, मैं उन सबको जानता हूँ मोस्टली को, उनके अंदर ये चीज़ है कि दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर कंटेंट। पैसा वो है जो कि सेकेंडरी है, जिसने आना है, लेकिन जो बंदा पैसा सोच के काम करेगा वो नहीं कर सकेगा। सही है। अच्छा, कंपनीज को कितना इससे फायदा हो रहा है? कंपनीज को देखिए, कोई भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी बिजनेसेस हैं, अब वो जब भी एक्सेल होते हैं, जब इन चीज़ों को, टूल्स को यूज़ करते हैं। देखिए, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप एक बड़ा सा खूबसूरत सी बत्तियों वाली, लाइट्स वाली जगह बना लेंगे एंड यू विल एक्सपेक्ट कि मतलब हर कोई आके जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपने सोशली अपनी आप रीच को मिलियंस ऑफ ऑडियंस तक लेके जाना है। मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, स्नैपचैट पर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को मार्केट कर रही थी। अब स्नैपचैट कहाँ और बैंक्स कहाँ पर, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई बैंक्स अपने आप को यूथ में टारगेट करने के लिए स्नैपचैट ऐसा ही है। यकीन करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, ठीक है, everyone wants to market themselves। हम तो इतना हैरान होते हैं इवन के पॉलिटिशियंस। हाँ, पॉलिटिशियंस भी बिल्कुल सबको अपनी रीच बढ़ानी। everyone is like trying कि अब वो समझ रहे हैं कि एक्चुअल में दिस इज द प्लेटफॉर्म, इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। वो जो पुराने ताल्लुकात हुआ करते थे और उस बेस पे हम लोग आगे बढ़ते थे, अब वो खत्म हो गया। अब जितना सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं, वो हमारा नाम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आजकल चल रहे हैं और जिसके ऊपर काम करना चाहिए? या दिस इज द गुड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, ज़्यादा से डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी नीश क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर आप फूड की बात करते हैं, ठीक है, फैशन की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम इज द बिगेस्ट टूल। मतलब क्योंकि वो सारी एक कैटेगरी जो नीश मार्केट है ना उनकी, वो सारी वो है, और सारे वो अपर सोसाइटी और ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो इंस्टाग्राम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब फेसबुक आस्ता आस्ता थोड़ा सा नीचे हो रहा है, इंस्टाग्राम ऊपर जा रहा है। अच्छा, चलो, कंपनी तो एक ही है, उसी को फायदा हो रहा है। हाँ, उसी को फायदा हो रहा है। हाँ। और यूट्यूब तो एक, देखें, यूट्यूब बहुत जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो वो हर बंदे की अप्रोच में नहीं है। ठीक है, ठीक है, और हैं भी बड़े थोड़े। अच्छा, अभी जो ये नया थ्रेड्स आया है, हाँ, इसकी क्या अभी रिपोर्ट है? वो तो आपको पता ही है कि दो लोगों का ट्विटर और थ्रेड के दरमियान में चल रहा है जो इस वक्त। उधर से एलन मस्क के वो आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में उसकी एक मार्केट डेवलप होना शुरू हुई? हम देख रहे हैं कि अभी तो जो मैं नोट कर रहा हूँ, अभी तो वो चीज चल रही है कि जो भी इंस्टाग्राम पे है वो ऑटोमेटिकली इजी है, क्लिक से आप थ्रेड पे जा रहे हैं। तो उन्होंने इजी बना दी है। तो सारे जो इंस्टाग्रामर्स हैं उनको लग रहा है कि जिस तरह हम इंस्टाग्राम पे स्टार्ट में आए थे तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था। तो दिस इज द टाइम टू गेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिल्कुल। तो मैं बड़े लोग देख रहा हूँ कि 10-10 ट्वीट्स लिख रहे हैं, नॉन स्टॉप डेस्परेट होकर लिख रहे हैं कि मे बी दे विल गेट द मूव फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, और एक्चुअल में होता है। सही है, बिल्कुल। तो ये वो टाइम है, अभी जो इन्फ्लुएंसर्स इस तरफ आना चाहते हैं तो थ्रेड्स पे एक्टिव हों तो अभी उनको रीच अच्छी मिलेगी। तो अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनको भी लोग अप्रोच करें, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? वो 3 टिप्स उनको अगर आप दे दें। अच्छा, अप्रोच करें यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो पर्सनालिटी है ना उस पर वर्क करें। यू शुड नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, ठीक है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बेसिक टूल्स हैं जो आपके अंदर आनी चाहिए। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, कौन सी आपने फील्ड चूज करनी है। आप देखिए, इन्फ्लुएंसर्स की भी कैटेगरीज होती हैं। हर इन्फ्लुएंसर की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसमें वो तगड़े होते हैं। सही है। लड़कियों के लिए कौन सी चलती है और लड़कों के लिए कौन सी चलती है? लड़कियों के लिए एक्चुअल में मेकओवर्स और फैशन, कपड़े ज्यादा चलता है। हाँ, ठीक है। लड़कों 2 लड़कों का भाई ऑनेस्टली कुछ नहीं चलता लड़कों, तुम लोगों का।
लड़कों का को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनका जहरी बात है वो, ये भी मसला लड़कों का ही है ना, क्योंकि लड़कियों के फॉलोअर ज्यादातर लड़के होते हैं, लोग देखना चाहते हैं लड़कों तो को, बस वो उस चक्कर में लड़कों का ही नुकसान कर देते हैं। क्या बोलूं लड़कों में तुम लोगों होते हैं ना, आपको पता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि लड़के भी एट द एंड ऑफ द डे वो भी यही डिसाइड करें कि कौन सी फील्ड चूज करनी है, कहाँ पे गैप है। सही है। अगर आपने उस गैप को आइडेंटिफाई कर लिया, लड़कों को थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ स्कोप फॉर एवरीवन। फाइनली मैं ये पूछना चाहूँ, क्या बच्चों के भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं? बच्चों में भी ऑफ कोर्स, और इस वक्त बहुत पोटेंशियल है। आपको पता है जितने भी ब्रांड्स हैं, किड्स के ब्रांड्स हैं, वो किन को एंगेज करते हैं? बच्चों को। और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, जिनके अक्सर तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, डायरेक्ट उनका अकाउंट बन रहा है। नर्स आके कहती है ये इन्फ्लुएंसर पैदा हुआ है। और उनकी बायो पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, उनके बच्चे पैदा ही हो रहे हैं, अभी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं तो उनके कंटेंट शुरू हो गए हैं। और उनके डीएम्स पे उनके इंस्टा के वो भी मेंशन्ड है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा है। हाँ, मॉम ऑफ, यस यस यस, या फादर ऑफ। हाँ, तो देखें, और ये जितने भी लोग हैं एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़े से बड़े होंगे, अभी से ही लाखों कमाना शुरू कर देंगे। अब इनकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकली क्या इन पे इम्पैक्ट आता है, ये एक अलग चीज़ है, इसको हम किसी और तरीके से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू ज़ोएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। तो इन्फ्लुएंसरों, देख लो ज़रा ये फील्ड और डोमेन और इसके अंदर करने वाली मेहनत, काम मेहनत का है, लेकिन अगर मेहनत की जाए, अच्छे तरीके से की जाए, पैशन के साथ की जाए, तो फिर रिवॉर्ड भी इसका आता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब आपको लेकर चलते हैं इलाहाबाद। अब इलाहाबाद जो है वो पंजाब का एक इलाका है और वहाँ पर एक खातून है रमज़ाना बीबी, और रमज़ाना बीबी की ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा आपको नहीं है, मुझे भी नहीं था। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं हैरान रह गया कि भाई वाह, एक खातून इस कदर ताकतवर और ऐसे अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। तो आइए देखते हैं इलाहाबाद की रमज़ाना बीबी। इलाहाबाद की मेहनतकश बाहिम्मत रमज़ाना बीबी भट्टा पर ईंटें बनाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। खातून की हिम्मत और दलेरी इतनी कि मर्दों को भी पीछे छोड़ दे। मैं ना इलाहाबाद नाले पट्ठा उत्थे रहनी हां, उत्थे काम करने पट्ठे दा। रमज़ाना बीबी कंधों पर रस्सी डालकर ट्रैक्टर जीप को बाजुओं की ताकत से खींच लेती हैं। मोटरसाइकिल को अपने कंधों पर ऐसे उठा लेती हैं जैसे कोई फुटबॉल हो। मोटरसाइकिल भी चुक लेनी है, ट्रैक्टर भी खिंच लेनी है, ते अपना जीप भी खिंच लेनी है। जेड़े बंदा नहीं काम कर सकता वो काम मैं कर सकनी हूँ। 7 बच्चों की मां रमज़ाना बीबी ने साबित किया कि वो खातून होकर भी मर्दों से कम नहीं। घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ उनका कहना है कि मैं बाहिम्मत हूँ और अपने खावन के साथ भट्टा पर मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। 5 मेरियां बेटियां ने, 2 बेटे ने, उन्हां दा कार खाना खुना बना के भी बच्चों का ते जेड़ा ना आपदे मियां दे नाल मैं ईटां कदनी है। ट्रैक्टर और जीप को खींचना और मोटरसाइकिल को कंधों पर उठाने का वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये पैगाम दे सकूं कि पाकिस्तान की मेहनतकश ख़वातीन मर्दों से कम नहीं। बाहिम्मत रमज़ाना बीबी का कहना है कि अगर हुकूमत मेरी मदद करे तो मैं मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हूँ। कैमरामैन टीम के साथ मोहसिन चौधरी, 92 न्यूज़, इलाहाबाद। क्या बात है जी, रमज़ाना बीबी की किस तरीके से देखें, मोटरसाइकिल उठा रही हैं, ट्रक खींच रही हैं, गाड़ियाँ खींच रही हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको एक क़ुव्वत दी है और इस क़ुव्वत का ये ज़बरदस्त मुजाहरा भी कर रही हैं। ईंटें भी बना रही हैं भट्टी में और किस तरीके से ये काम कर रही हैं। ये चीज़ है जिसको हुकूमत ज़रा सा अगर प्रमोट करे, थोड़ा सा इनके ऊपर मेहनत करें तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनली अपना नाम बना सकती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। आइडेंटिफाई करना हमारा काम था, अब इनके ऊपर मेहनत करना वो हुकूमत का काम है। आगे बढ़ते हैं जी, कराची की तरफ आपको लेकर जाते हैं और कराची में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इब्राहिम, और वो हमें एक बड़े ख़ास रेस्टोरेंट लेकर गए हैं और वो ख़ास रेस्टोरेंट है जो कि बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम अफराद ने बनाया है। ये रेस्टोरेंट क्या है, इब्राहिम साहब से ही पूछते हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। पाकिस्तान में पहली बार सुनने और बोलने की सलाहियत ना रखने वाले नुमान ने अपने साथ मुलाजमीन भी ऐसे रखे हैं
जो कि ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। यहाँ पर आने वाले अफराद ने इंतहाई खुशी का इजहार किया और अपने पसंदीदा मज़ेदार जायकेदार जो हैं वो आर्डर भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, आने वाले अफराद किस तरह खुश हैं और नुमान किस तरह खुश है, वो इस हवाले से क्या कहता है। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं इनसे। जब इंसान जिंदगी में सब कुछ कर दिखाने की ठान ले तो माजूरी रुकावट नहीं बनती। इस बात का जीता जागता सबूत है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर का रिहायशी नौजवान नुमान, जो बचपन से ही सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है। नुमान ने इस बात का अज़्म किया है कि अब वो मियार जिंदगी बुलंद करेगा और नौकरी नहीं अपना कारोबार करेगा, जिसकी इब्तिदा उसने अपनी पिज्जा शॉप खोलकर कर दी है। नुमान ने 92 न्यूज को इशारों की जबान में अपना तारुफ कराया और आवाम से पिज्जा शॉप पर आने की भी अपील की। नुमान की वालदा ने 92 न्यूज को बताया कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। उसने अपना कारोबार शुरू करके एक मिसाल कायम की है। हमें बहुत प्राउड है अपने बच्चों पर कि इन्होंने मेहनत की रही कोशिश से इन्होंने ये अपना रेस्टोरेंट खोला है और इनको काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी जॉब्स की थी, तो वहाँ से इनको बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि इतना ज़्यादा वो सैलरीज वगैरह इन लोग को नहीं दी जाती थी। तो फिर इन्होंने यही सोचा था कि हम अपना जो अपना कारोबार करना है कुछ। अब हम तो इस हक में नहीं थे कि रेस्टोरेंट खोलें, लेकिन ये इन्होंने एक पहले फ्राइज़ का स्टॉल लगाया, फिर उससे रमज़ान से पहले वो स्टॉल इन्होंने शुरू किया था, तो उसके बाद फिर इनका माशाल्लाह हौसला बढ़ा, तो इन्होंने फिर इसको एक रेस्टोरेंट में जो है ना 9 जुलाई को इसको चेंज किया। पिज्जा शॉप पर आने वाले अफराद ने बताया यहाँ न सिर्फ खाना मजेदार है, बल्कि यहाँ आकर जिंदगी में कभी हिम्मत न हारने का हौसला भी मिलता है। बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है जो ये जिंगर बर्गर और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस होती हैं। ये लोग जो हैं बहुत साफ़ सुथरा माहौल है और बहुत साफ़ सुथरा तरीके से बनाते हैं हर चीज़, और हम इन्हीं से लेते हैं चिप्स जब से इन्होंने यहाँ पे शॉप्स खोली है। बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत हिम्मत और से काम लिया है अपना इस कारोबार करने के लिए, और मैंने इसको बहुत अच्छा और साफ सुथरा पाया इसको। सिर्फ यही नहीं, नुमान की दुकान पर काम करने वाले तमाम अफराद भी सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, जो कस्टमर से इशारों की जबान से ऑर्डर लेकर काम शुरू कर देते हैं। हॉट और स्पाइसी पिज़्ज़ा पर आने वाले अफराद ने नुमान और उसकी पूरी टीम को सराहा है और दीगर अफराद को भी हिदायत की कि वो भी यहाँ पर आके अपने पसंदीदा ऑर्डर दें। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ इब्राहिम रेद, 92 न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।